Hello students, myself Neha Yadav and today I will be discussing the topics of module 2 of business organization. And as you all must be seeing, the course code of your subject is BBA 3101, and in this module 2 we will discuss about the various forms of business organization. So you all must be aware of about the types of business and what is business. So business is basically what? Business means any activity which you perform for what purpose? For terms of in terms of profit. Okay, so in business there is a profit motive. So but basically in this topic module we will just see about the various forms of business organization. So starting with the various forms, in forms of now business, being a businessman, you can start your business in any form. And any form means you can start a sole proprietor form of business, or joint Hindu family business, partnership, or joint stock company. So depending upon your conveniency, you can start your business. So it depends upon the person who want to start a business, which form of business he like it, he can do it more conveniently. So sole proprietorship form of business means where there is a single owner of the whole business, and he that person is not dependent on any other member. He is the sole owner of the whole business. So depending upon the type of ownership, ठीक है, ओनरशिप के बेसिस पे हम बिजनेस को डिफरेंट फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं. तो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, ज्वाइंट हिंदी फैमिली होता है, पार्टनरशिप होता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होता है. सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टेप बाय स्टेप. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप. ठीक है. सो starting with the sole proprietorship. So what is sole proprietorship? So before starting this topic, we should know what is sole proprietorship. Sole proprietorship means it is a form of business or action which is owned. See, you can see in the slide. It is a form of business or action which is owned, managed and controlled by an individual. So basically जो sole proprietorship business होता है, ये एक ऐसा business होता है जो एक सिंगल इंडिविजुअल ही उस पूरे बिजनेस को उसका ओनर होता है और उसको मैनेज भी करता है और उसकी कंट्रोलिंग भी करता है. देयर इज नो एनी अदर इंडिविजुअल. सो दैट इंडिविजुअल डज नॉट हैव टू डिपेंड ऑन एनी अदर पर्सन फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस और फॉर रनिंग द बिजनेस. ठीक है, वो ही इज इंडिपेंडेंट और वो पूरे बिजनेस को खुद से ही मैनेज करता है, खुद ही कंट्रोलिंग करता है और ओनर पूरे बिजनेस का ओनर होता है. ओनर मीन्स मतलब ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एक ओनर की होती है, जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करने की उसके लिए कितना कैपिटल की ज़रूरत है, जो भी प्रॉफिट्स हैं वो ओनर को ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. जो भी रिस्क होंगे उसके लिए भी वो ओनर ही रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ पे कोई अदर मेंबर नहीं है. सो ही इज द सोल ओनर ऑफ द होल बिजनेस. सोल मीन्स ओनली एंड प्रोप्राइटर मीन्स ओनर. ठीक है. सो अ सोल प्रोप्राइटर इज द वन हु इज द ओनली ओनर ऑफ द होल बिजनेस. ठीक है. तो सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे एक ही इंडिविजुअल पूरे बिजनेस का सोल ओनर है, इज द ओनली ओनर ऑफ द होल बिजनेस. तो इसीलिए वो प्रॉफिट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बियरिंग ऑल द रिस्क ऑल्सो. रिस्क मतलब हो सकता है कि रिस्क भी हो सकता है ओनर को लॉस के फॉर्म में, तो उसके लिए भी सोल प्रोप्राइटर ही रिस्पॉन्सिबल है. सोल प्रोप्राइटर वो इंडिविजुअल होता है जो इंडिविजुअली जो है पूरे बिजनेस को स्टार्टअप करता है और उस पर उसका किसी भी अदर मेंबर पे डिपेंडेंसी नहीं होती, क्योंकि दूसरे मेंबर का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है. तो जितने भी आपके स्मॉल स्मॉल ग्रोसरी शॉप्स हैं, ठीक है, तो वो सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस के एग्जांपल्स हैं. ठीक है. देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज साइलेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटर. अब सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आप इस बिजनेस में देखेंगे. पहला है फॉर्मेशन एंड क्लोजर. तो फॉर्मेशन बहुत ही इजी होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको कोई भी स्मॉल सी शॉप या ग्रोसरी शॉप ओपन करनी है तो उसके लिए आपको कोई भी बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ फॉलो नहीं करनी होंगी, जो बेसिकली कंपनीज एक्ट या गवर्नमेंट के थ्रू जो भी पॉलिसीज वगैरह होती हैं. तो ऐसा कोई हार्ड लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको फुलफिल नहीं करनी होगी. ऐसा कोई सेपरेट लॉ भी नहीं है कि अगर
ऐसा कोई लॉ हो जिसके अकॉर्डिंग आपको ये बिजनेस स्टार्टअप करना हो, तो इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म सच काइंड ऑफ बिजनेस। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा रेयर केस में हुआ तो आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत होगी, और जिसके थ्रू आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फीचर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? पहला है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। नेक्स्ट फीचर है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है कि सपोज अगर किसी भी तरीके का डेप्ट है, जो भी इंडिविजुअल है या सोल प्रोप्राइटर है, अगर उसने कहीं से भी बिजनेस स्टार्टअप के लिए या बिजनेस की रनिंग के लिए कहीं से भी कुछ बोरोइंग्स ले रखी हैं, ठीक है, कुछ लोन ले रखा है, और अगर उसको वो फ्यूचर में पे करना है, तो उसके लिए वो उसकी लाइबिलिटी है कि वो जो भी डेप्ट का अमाउंट है जो उसको देना है, ठीक है, तो फ्यूचर में पे करना है, तो उसके लिए जो उसकी लाइबिलिटी होती है वो सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए फ्यूचर में उसको पे बैक करना है जितना भी उसने बोरोइंग्स ली हैं, तो ये सोल प्रोप्राइटर की, ओनर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा पूरा अमाउंट देने के लिए। ठीक है, और अगर इफ इन केस बिजनेस के एसेट्स को सेल करने के बाद भी अगर वो सारा अमाउंट नहीं दे पाता है, डेप्ट मतलब जो अमाउंट उसको देना था मगर वो दे नहीं पाया, तो उस केस में क्या होता है कि जो भी उसको वो अमाउंट, उसके लिए वो उसकी लाइबिलिटी है, उसके लिए सोल प्रोप्राइटर ही रिस्पॉन्सिबल है, उसको ही अमाउंट वो पे करना होगा, रीपेमेंट करना होगा। और उस वो फिर अगर वो बिजनेस के एसेट से नहीं दे पाता है तो उसको पर्सनल एसेट्स से देना पड़ेगा, मतलब उसको खुद के एसेट से वो अमाउंट पूरा पे बैक करना पड़ेगा। तो ये होता है लाइबिलिटी, इसको हम कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब जहाँ पे ये सोल प्रोप्राइटर की ही, ओनर की ही पर्सनल लाइबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको सारा अमाउंट डेप्ट का देना ही देना है। अगर बिजनेस का एसेट से अगर नहीं दे पा रहा है तो वो पर्सनली उसके लिए लाइबल है। ठीक है, फिर थर्ड है सोल रिस्क बेरर एंड प्रॉफिट। ठीक है, मतलब अगर बिजनेस में किसी भी तरीके का रिस्क होता है, लॉस होता है, तो उसके लिए भी ओनर ही रिस्पॉन्सिबल है। कंट्रोल मतलब यहाँ पे सारे डिसीजन सोल प्रोप्राइटर को ही लेने होते हैं, तो मतलब पूरी कंट्रोलिंग वही करता है, उसको किसी भी अदर पर्सन का इंटरफेरेंस नहीं होता है। नो सेपरेट एंटिटी। ठीक है, अब लॉ के इन द आइज ऑफ लॉ यहाँ पे कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होता है सोल ट्रेडर और बिजनेस का। ठीक है, एज बिजनेस डज नॉट हैव एन आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द ओनर, दोनों को ही ठीक है, क्योंकि बिजनेस का और ओनर का, दोनों का आइडेंटिटी यहाँ पे सेपरेट नहीं होता है। ठीक है, तो ओनर इज देयरफॉर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, इसलिए बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ओनर ही होता है। यहाँ पे कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होता है सोल ट्रेडर का और बिजनेस का, दोनों को ही हमने एक ही कंसिडर किया है। ठीक है, इट डज नॉट हैव एन आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द ओनर। ठीक है, तो जो बिजनेस की आइडेंटिटी है वही ओनर की भी है, दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। फिर लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अब बिजनेस कब तक चलता है यहाँ पे? अगर द सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इज ओन्ड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन। ठीक है, तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है वो बेसिकली एक ही पर्सन जो है कंट्रोल करता है, इसलिए अगर किसी भी तरीके का डेथ हो जाता है या वो जो पर्सन है अगर वो इंसेन हो जाता है, आउट ऑफ माइंड, अनसाउंड माइंड हो जाता है, या किसी भी तरीके का इम्प्रिजमेंट वाली कंडीशन आती है, या बैंकरप्ट हो जाता है, बैंकरप्ट मतलब कुछ अमाउंट लेके दिवालिया हो जाना। ठीक है, तो इस तरीके का अगर कोई केस होता है तो क्या होता है कि इट विल लीड टू क्लोजर ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस जो है क्लोज हो जाएगा, क्योंकि एक ही पर्सन है जो उस पूरे बिजनेस को मैनेज करता है, तो किसी भी तरीके का अगर इस टाइप की कुछ भी रीजंस होते हैं तो उस केस में बिजनेस जो है क्लोज हो जाता है। ठीक है, so it can lead to close of the business. Okay, so these were the features of sole proprietorship form of business, and the next topic that I will discuss here is about the merits and limitation. Now what are the drawbacks and what are the advantages of sole proprietorship business? सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत ही जल्दी हो जाता है, क्विक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी अदर पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो सोल प्रोप्राइटर का पास एक कंप्लीट डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है डिसीजन लेने का, और कॉन्फिडेंशियलिटी भी होती है इंफॉर्मेशन की, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड, वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, क्योंकि सीक्रेसी बनी रहती है, यहाँ पे कोई अदर मेंबर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, और सोल प्रोप्राइटर के पास ही अथॉरिटी होती है कि वो सारी इंफॉर्मेशंस को अपने तक ही सीक्रेट रखे। ठीक है, फिर डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब जो भी प्रॉफिट होता है बिजनेस का, उसके लिए सोल प्रोप्राइटर ही रिस्पॉन्सिबल है, अगर लॉस होता है तो वो भी होता है, तो जो भी प्रॉफिट होता है उसका इंसेंटिव पूरा का पूरा
सोल ओनर का होता है या प्रोप्राइटर का होता है। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, मतलब देर इज अ पर्सनल satisfaction. So sense of accomplishment means there is a personal satisfaction involved in working for oneself. ठीक है, तो अगर एक ही ओनर है तो एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी होता है वर्किंग में, तो दैट इज कॉल्ड सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आपको बिजनेस स्टार्टअप करना है या बिजनेस में एंटरिंग कर आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप इजिली कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई स्पेशल लॉ नहीं होता है बिजनेस स्टार्टअप का। ठीक है, सो दीज वर द मेरिट्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो अगर कोई भी बिजनेसमैन एक छोटा सा ग्रोसरी शॉप, ठीक है, इस तरीके के शॉप्स वगैरह ओपन करना चाहता है तो वो इजीली कर सकता है, क्योंकि ऐसा कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होता है और आराम से वो अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकता है। देन नेक्स्ट वन इज लिमिटेशंस। लिमिटेशंस मतलब क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के। ड्रॉबैक में पहला ड्रॉबैक क्या है कि लिमिटेड रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं ओनर के पास, सोल प्रोप्राइटर के पास, वो लिमिटेड होते हैं, क्योंकि जो भी उसको बिजनेस में जितना भी कैपिटल वो लगा रहा है या अदर एक्टिविटीज़ के लिए, तो उसके लिए जितनी भी बोरोइंग्स और सेविंग्स होती हैं वो सोल प्रोप्राइटर की ही होती है, उसमें किसी अदर मेंबर का रिसोर्सेज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं यहाँ पे, जो कैपिटल होता है वो भी लिमिटेड होता है। और यहाँ पे जो बिजनेस है उसकी लाइफ भी बहुत लिमिटेड होती है, क्योंकि अगर एक ही ओनर है तो अगर उसका किसी भी तरीके से अगर वो इंसेन हो जाता है या इम्प्रिजमेंट वाली कंडीशन आती है या बैंकरप्ट हो जाता है या डेथ हो जाती है, तो बिजनेस जो है क्लोज हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जो लाइफ होती है बिजनेस की, दैट इज वेरी लिमिटेड। थर्ड वन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स कि यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है पूरी की पूरी सोल ओनर की होती है। तो अगर पर्सनल एसेट सोल्ड ऑफ करने के बाद भी अगर वो डेप्ट नहीं पे कर पा रहा है तो उसको खुद की पर्सनल एसेट से वो अमाउंट पे बैक करना पड़ता है। तो ये सोल ओनर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब यहाँ पे जो मैनेजरियल स्किल्स होती हैं, जो बिजनेस को मैनेज करने की जो प्रॉपर स्किल्स होती हैं, एबिलिटीज कैपेबिलिटीज होती है, वो बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि ओनर के पास ज़रूरी नहीं है कि उसके पास सारी स्किल्स हो। सारी स्किल्स मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अ सिंगल पर्सन इज हैविंग ऑल द स्किल्स, वेदर रिलेटेड टू परचेजिंग, वेदर रिलेटेड टू मार्केटिंग, वेदर रिलेटेड टू फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे जो स्किल्स होती हैं मैनेज करने की बिजनेस की, वो बहुत ही लिमिटेड होती है, क्योंकि एक ही सिंगल ओनर होता है। तो दीज वर द लिमिटेशंस एंड merits of sole proprietor बिजनेस। नेक्स्ट वन इज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, या इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली आपके मॉड्यूल में इतना मेंशन नहीं है, बट फिर भी वी कैन डिस्कस। ठीक है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है? ये एक बहुत ही स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, जो बेसिकली इंडिया में फाउंड होता है, और ये बहुत ही ओल्ड फॉर्म है बिजनेस का। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो बिजनेस होता है वो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स के थ्रू कैरी किया जाता है या स्टार्टअप होता है। इसके ओनर्स जो होते हैं वो मेंबर्स होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के। ठीक है, और ये जो फैमिली होती है बेसिकली हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होती है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो मेंबरशिप होती है बिजनेस की, वो मतलब एक बहुत काफ़ी टाइम से चली आ रही होती है। मतलब जो ये बिजनेस होता है, मतलब पुराना पुराना काफ़ी पहले से ही चला आ रहा होता है, इनहेरिटेंस लॉ जो होता है। ठीक है, इस बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली, और 3 सक्सेसिव जनरेशन जो होती हैं वो इस बिजनेस की मेंबर्स होते हैं। मतलब 3 सक्सेसिव जनरेशन से, मतलब 3 जनरेशन से लोग जो है इस बिजनेस के मेंबर्स हो सकते हैं। और जो बिजनेस होता है बेसिकली इसको कंट्रोल करता है जो भी फैमिली का हेड होता है। ठीक है, फैमिली का हेड मतलब जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का, जिसको हम कर्ता बोलते हैं। ठीक है, और बाकी मेंबर्स का भी इक्वल ओनरशिप राइट होता है जैसे कर्ता का होता है। ठीक है, जितनी भी बिजनेस की प्रॉपर्टीज हैं उस पर अदर मेंबर्स का भी इक्वल राइट होता है। मगर जो बिजनेस की कंट्रोलिंग होती है वो बेसिकली एल्डेस्ट मेंबर के पास ही होती है, जिनको हम कर्ता कहते हैं, और बाकी सारे मेंबर्स को हम को पार्टनर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हुआ। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो बेसिक ये पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, फॉर्मेशन मतलब ये इसके फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए फैमिली में, और जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो पहले से इनहेरिट, मतलब वो प्रीवियस जनरेशन भी चला रहे, मतलब चला चुके हों, ऐसा होना चाहिए। वो मेंबर्स स्टार्ट कर सकते हैं, और ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है बिजनेस के लिए, डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट। ठीक है, और ये जो बेसिकली बिजनेस होता है ये गवर्नमेंट होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। देन तो ये तो आपका
हिंदू फैमिली के बारे में मैंने बताया, फीचर्स में पहला पॉइंट मैंने फॉर्मेशन बता दिया। नेक्स्ट फीचर है लाइबिलिटी। अब यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की, कर्ता एक्सेप्ट करता इज लिमिटेड टू देयर शेयर, मतलब जो कर्ता का एक एक्सेप्शनल केस है, उसके अलावा जो बाकी मेंबर्स हैं उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है बिजनेस में, उसके लिए बाकी मेंबर्स उतने ही अमाउंट के लिए लाइबल है। मतलब सपोज अगर 3 मेंबर्स हैं तो पहला जो मेंबर है वो करता है और बाकी बी और सी जो अदर मेंबर्स है, तो बी और सी कितने अमाउंट के लिए लाइबल होंगे, जितना अमाउंट उन्होंने बिजनेस में लगा रखा है, जितनी उनका शेयर होल्डिंग प्रॉपर्टी है, उतने के लिए ही वो लाइबल होंगे। ठीक है, तो जो करता होता है मगर उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। सपोज इफ इन केस बाकी 2 मेंबर्स के अगर पे ऑफ नहीं कर पा रहे तो जितना भी बचा अमाउंट है उसके लिए लाइबल कौन होगा, करता होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल करता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी मेंबर्स की लिमिटेड होती है। ठीक है, कंट्रोल जो होता है वो कर्ता के पास ही होता है, जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है, ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंटिन्यूटी मीन्स यहाँ पे जो बिजनेस कंटिन्यू होता है वो कर्ता के डेथ के बाद भी कंटिन्यू होता है। ठीक है, जो उस कर्ता, सपोज इफ इन केस कर्ता की डेथ होती है तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर हो वो कर्ता की पोजीशन ले लेगा, तो यहाँ पे बिजनेस जो है स्टेबल होता है, कंटिन्यू करता रहता है। माइनर मेंबर्स मीन्स the inclusion of an individual into the business due to birth in a Hindu undivided family, hence minor can also be the member of business। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइनर होते हैं लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, तो वो भी एक तरीके से फैमिली का मेंबर हुआ, इसीलिए माइनर को भी हम बिजनेस का मेंबर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके इसके फीचर्स हो गए हैं। मेरिट्स क्या है कि यहाँ पे जो कंट्रोल होता है वो कर्ता के पास होता है, तो इफेक्टिव कंट्रोल होता है, उसके पास ही पावर होता है डिसीजन लेने का। ठीक है, और यहाँ पे बिजनेस भी एग्जिस्ट करता रहता है, कंटिन्यू करता रहता है। मैंने आपको बताया कि अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो वो बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा वो कर्ता का पोजीशन ले लेगा। और थर्ड है लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, मतलब जितना उनका शेयर होल्डिंग है, मतलब बिजनेस में जितनी प्रॉपर्टी है उतने अमाउंट के लिए, उतने शेयर के लिए वो लिमिटेड उनकी लाइबिलिटी है। और बाकी कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, और इंक्रीज लॉयल्टी, यहाँ पे जो बिजनेस फैमिली के मेंबर्स ही रन करते हैं, तो यहाँ पे जो लॉयल्टी और कॉपरेशन होता है मेंबर्स में, एक ही फैमिली के होते हैं, तो वहाँ पे लॉयल्टी और कॉपरेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम लोग स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो लिमिटेशंस में मतलब ड्रॉबैक्स क्या क्या होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। तो लिमिटेशंस में पहला आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड कैपिटल होता है। ठीक है, और क्योंकि इस टाइप के बिजनेस में कैपिटल की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस का अब मैं अगर मान लीजिए कोई एक्सपैंड करना है, हमें फर्दर बिजनेस और भी ग्रोथ करनी है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, क्योंकि अगर बिजनेस एसेट सोल्ड ऑफ करने के बाद भी अगर सारे डेब्ट्स पे ऑफ नहीं हो पा रहे हैं तो कर्ता के पर्सनल लायबिलिटी को यूज किया जाता है डेब्ट्स को रीपे करने के लिए। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, यहाँ पे कर्ता जो है इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होता है बिजनेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे जो डोमिनेंट होता है वो कर्ता होता है, तो उससे जो है बाकी मेंबर्स में भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। ठीक है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, यहाँ पे ज़रूरी नहीं क्योंकि कर्ता ही यहाँ पे बिजनेस को मैनेज करता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि ये विल बी एक्सपर्ट इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस को कैसे मैनेज करना है तो ज़रूरी नहीं कि उसके पास सारी एबिलिटीज़ हों या एक्सपर्ट स्किल्स हों। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि बिजनेस को प्रॉफिट में थोड़ा सा कम भी डिक्लाइन भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्किल्स जो होती हैं मैनेज करने की वो आपकी लिमिटेड होती हैं। ठीक है, तो these were the topics that I have discussed here. So again I would like to conclude the topics which I have covered in this slide. First one was कि we have discussed about the सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं अभी। बाकी अदर जो फॉर्म्स हैं जैसे कि आपका पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी है, उसको हम लोग फर्दर बाद में दोबारा दूसरे स्लाइड्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस स्टडी किया। सोल प्रोप्राइटरशिप मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल होता है, जो ओनर होता है, ही इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द होल बिजनेस। ठीक है, और वो किसी अदर मेंबर पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ही इज अ इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस। ठीक है, और ये बहुत ही इजी होता है फॉर्म करने के लिए और क्लोज करने के लिए। ठीक है, इजिली आप इसको स्टार्टअप कर सकते हैं और इजिली क्लोज भी हो सकता है। ठीक है, कंट्रोलिंग यहाँ पे सोलन प्रोप्राइटरशिप की होती है, यहाँ पे कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। ठीक है,
बिजनेस को और ओनर को, दोनों को ही एक ही, दोनों की आइडेंटिटी सेम है, ठीक है। जितना ओनर रिस्पॉन्सिबल है उतना ही बिजनेस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग और ये सारी चीज़ें, और अगर रिस्क होता है तो वो ओनर का ही होता है। और बिजनेस कंटिन्यू, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, क्योंकि अगर ओनर की डेथ हो जाती है या इम्प्रिजमेंट हो जाता है या अदर कोई कॉज हो जाता है तो उससे बिजनेस क्लोज हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने मेरिट्स वगैरह पढ़े कि क्या क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्या क्या पॉजिटिव इसके बेनिफिट्स होंगे। डिसीजन मेकिंग क्विक होगा, इंफॉर्मेशन में कॉन्फिडेंशियलिटी होगा, मतलब कोई सीक्रेसी मेंटेन होगा। इंसेंटिव भी डायरेक्टली जो है प्रॉफिट के लिए सोल प्रोप्राइटर रिस्पॉन्सिबल है। सेंस ऑफ एक सेटिस्फैक्शन होता है, अकम्प्लिशमेंट होता है, और ईज ऑफ फॉर्मेशन होता है, एंड क्लोजर ऑल्सो, ठीक है। लिमिटेशन में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, और लाइफ जो बिजनेस की होती है लिमिटेड होती है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और मैनेजरियल एबिलिटीज और स्किल्स जो होती हैं वो आपकी लिमिटेड होती हैं। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा जो वो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बेसिकली आपका एक ऐसा बिजनेस होता है जो किसी भी फैमिली में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर स्टार्टअप कर सकते हैं, और यहाँ पे जो करता है एल्डेस्ट मेंबर होता है वही हेड होता है पूरे बिजनेस का, ठीक है। और वो कंट्रोलिंग करता है बिजनेस की, और बाकी मेंबर्स का भी इक्वल राइट होता है जितना भी उनका शेयर है बिजनेस में, ठीक है। फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि 2 मेंबर्स इजीली इसको स्टार्ट कर सकते हैं, मगर वो मेंबर्स होने चाहिए जॉइंट हिंदू फैमिली के, ठीक है। और लाइबिलिटी मैंने बता दी, यहाँ पे कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है मगर अदर मेंबर्स की लिमिटेड होती है। कंट्रोलिंग यहाँ पे कर्ता करता है। कंटिन्यूटी मतलब अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो जो नेक्स्ट हेल्डर मेंबर है वो कर्ता हो जाता है, तो ये बिजनेस कंटिन्यू करता रहता है। और माइनर मेंबर भी स्टार्टअप मेंबर्स हो सकते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। फिर हम लोगों ने स्टडी किया था मेरिट्स के बारे में, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। इफेक्टिव कंट्रोलिंग होती है, ठीक है। जो कर्ता करता है, कर्ता के पास एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर होता है डिसीजन लेने का, और बिजनेस कंटिन्यू करता रहता है। और यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी भी बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है। और लॉयल्टी जो होती है और कॉपरेशन होता है मेंबर्स में वो ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो फैमिली के होते हैं, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, डिस्कस हेयर the other forms of business, that is partnership. Now we have discussed about the sole proprietorship and Hindu family, joint Hindu family. Now today we will discuss about partnership. Now partnership is also a very uh, partnership is also a form of business where you can say कि partnership is a form of business where two or more than two partners can start a business, ठीक है। but there is certain criteria for that कि how many should be minimum member and how many should be maximum members. So all this criteria is being decided by the Indian Partnership Act. So there is a Partnership Act of 1932, ठीक है, जिसके बेसिस पे हमने पार्टनरशिप को की डेफिनेशंस को कैटेगराइज किया है, और उसी के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स वगैरह डिसाइड हुए हैं कि पार्टनरशिप क्या है, ठीक है। तो पार्टनरशिप क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उन्होंने अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट पार्टनरशिप इज बीइंग डिफाइंड एज इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। तो यू कैन से पार्टनरशिप क्या एक तरीके का एग्रीमेंट है या रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स, ठीक है। अब कितने नंबर ऑफ पर्सन्स है, मिनिमम 2 होते हैं वैसे, ठीक है। तो इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड, और आपस में जो पार्टनर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, दे हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एज वेल एज लॉस। तो अगर प्रॉफिट होता है तो वो भी शेयर करते हैं, बिजनेस है, रिस्क हो रहा है तो रिस्क भी शेयरिंग होती है, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई एक पार्टनर भी तो हो सकता है कि जो ये प्रॉफिट शेयरिंग होती है ये सारे पार्टनर्स मिलके करते हैं, या हो सकता है एक पार्टनर बाकी लोगों के लिए एक्ट करता है। तो इसको ये हमारा होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दिस इज पार्टनरशिप, सॉरी, नॉट एग्रीमेंट, ठीक है। तो पार्टनरशिप एक तरीके का रिलेशन होता है बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट of the business carried on by all, or any one of them acting for all. Any one of them means एक पार्टनर बाकी लोगों के लिए एक्ट करता है, ठीक है। तो ये भी कंडीशन हो सकती है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन, ठीक है। अब पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस जो होता है ये बेसिकली पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन किया गया है, और जो इसका एग्जिस्टेंस होता है पार्टनरशिप बिजनेस का एक एग्रीमेंट के थ्रू होता है, एक लीगल एग्रीमेंट होता है, जहाँ पे बिजनेस को या पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस हैं वो सारी चीज़ें उसमें मैंशन होती हैं, और किस तरीके से प्रॉफिट और शेयरिंग की लॉसेस होनी है पार्टनर्स में आपस में, वो सारी चीज़ें टर्म्स और कंडीशंस और प्रोविजन सारी चीज़ें उस रिटन एग्रीमेंट में होती है, इसलिए हम उसको
पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो उसके पार्टनरशिप एग्रीमेंट को उसमें जो पार्टनर्स होते हैं उनका साइन वगैरह होता है, और उसके बाद सारी कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही आप पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं फॉर्मेशन के लिए। सेकेंड है लाइबिलिटी। ठीक है, अब जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है, मतलब अगर जो भी अमाउंट उनको फ्यूचर में रीपे करना है, जितने भी उन लोगों ने लोन या बोरोइंग्स ली हैं, तो जितने भी अमाउंट के लिए जितना भी डेप्ट है, तो उसके लिए सारे पार्टनर्स लाइबल होते हैं अप टू द अनलिमिटेड अमाउंट। अनलिमिटेड मीन्स अगर बिजनेस एसेट्स को सोल्ड ऑफ करने के लिए भी लाइबिलिटी सफिशिएंट नहीं हो रही है, तो पार्टनर्स को पर्सनल एसेट सेल ऑफ करने के बाद सारे डेप्ट को रीपे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है। रिस्क बियरिंग द पार्टनर, यहाँ पे जो रिस्क होता है बिजनेस का लॉस के टर्म्स में, वो सारे पार्टनर्स को बियर करना होता है। डिसीजन मेकिंग और कंट्रोलिंग जो होती है, यहाँ पे जो पार्टनर्स होते हैं वो शेयर अमंग देमसेल्फ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, किस पार्टनर को कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सी एक्टिविटी कंट्रोलिंग करनी है, वो आपस में शेयर हो जाती है। ठीक है, और जो पार्टनरशिप की कंटिन्यूटी होती है, यहाँ पे जो बिजनेस की कंटिन्यूटी होती है वो देयर इज अ लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर किसी भी पार्टनर का अगर किसी भी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है और डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, या वो पार्टनर इंसेन हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो इट कैन लीड टू क्लोजर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टनरशिप क्लोज हो सकती है, बिजनेस क्लोज हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे लैक ऑफ कंटिन्यूटी होती है बिजनेस की। तो ये तो हमारे कुछ फीचर्स वगैरह थे जो अभी हमने पढ़े। ठीक है, फॉर्मेशन, लाइबिलिटी, रिस्क बेयरिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग, और कंटिन्यूटी। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि कितने पार्टनर्स मिलके जो है पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम पार्टनर्स जो स्टार्ट कर सकते हैं दैट कैन बी टू, दैट इज टू। ठीक है, और अभी जो कंपनीज एक्ट 2014 में जो रूल आया है 10, ठीक है, तो एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल 2014, प्रेजेंट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 50 हो सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, ये अभी रिवाइज रूल के अकॉर्डिंग आया है। ठीक है, मिनिमम तो 2 थे, मगर कंपनीज एक्ट रूल्स 2014 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम मेंबर्स 50 जो है मिलके पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल एजेंसी, ये जो फीचर हुआ है ये हाईलाइट करता है कि जो बिजनेस होता है दैट इट इज अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। ठीक है, पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है ये सारे पार्टनर्स मिलके कैरी कर सकते हैं, या कोई एनी वन ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। या ऐसा भी हो सकता है कि सारे पार्टनर्स जो हैं बिजनेस कैरी करते हैं, या एक एक पार्टनर जो है बाकी पार्टनर्स के लिए एक्ट कर सकता है, एक्टिंग ओनली आर द एक्ट। ठीक है, मतलब एक प्रिंसिपल, सारे पार्टनर्स प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट ऑल्सो एंड प्रिंसिपल ऑल्सो। हो सकता है कि सारे पार्टनर्स प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं वर्किंग फॉर अदर्स, और हो सकता है कि एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स के लिए एक्ट कर रहा हो। तो ये एक म्यूचुअल एजेंसी होती है पार्टनर्स में। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ये कुछ फीचर्स मैंने बताया आपको। ठीक है, जिसमें मैंने फॉर्मेशन बताया। फॉर्मेशन बेसिकली उसके लिए लीगल एग्रीमेंट का ही प्रोसीजर के थ्रू ही आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, रिस्क बेयरिंग आपस में होती है, डिसीजन मेकिंग भी आपस में ही शेयर होती है। कंटिन्यूटी, जो लैक ऑफ कंटिन्यूटी होती है, क्योंकि अगर पार्टनर का डेथ हो जाता है या रिटायरमेंट हो जाता है तो पार्टनरशिप क्लोज हो जाती है। ठीक है, पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 होते हैं, मैक्सिमम 50, और म्यूचुअल एजेंसी होती है आपस में पार्टनर्स की। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द मेरिट्स। ठीक है, मेरिट्स में हम पढ़ेंगे कि अब क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के। तो इसमें पहला आता है ईज ऑफ फॉर्मेशन क्लोजर। तो मैंने बताया कि पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड इजिली। ठीक है, अगर आप एक अग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं तो आप पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेयर दे एग्री टू कैरी आउट द बिजनेस एंड शेयर द रिस्क। और मगर यहाँ पे अगर आप अपने फर्म को रजिस्टर कराना चाहते हैं या नहीं, तो इससे रिलेटेड कोई कंपल्शन नहीं होता है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपको अपने बिजनेस फर्म को रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर जो बेसिकली होता है वो रजिस्ट्रार के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप अपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाएं। ठीक है, तो ये आप पे होता है। और दूसरा है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे जो फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज के बेसिस पे डिवाइड कर दी जाती हैं। तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बैलेंस होती है। पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पार्टनर ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल आपस में वो लोग कंट्रीब्यूट करके ज़्यादा से ज़्यादा फंड बिजनेस में लगा सकते हैं। रिस्क भी शेयरिंग भी होती है, तो ये भी एक एडवांटेज है। ठीक है, यहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर पे कोई भी बर्डन और स्ट्रेस नहीं होता है। और नेक्स्ट है सीक्रेसी। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में इट इज़ नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट।
ठीक है। तो जो एक पार्टनरशिप फर्म होती है तो लीगली उनको अपने अकाउंट्स को पब्लिश नहीं करना होता है और रिपोर्ट सबमिट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन है बिजनेस रिलेटेड उसको कॉन्फिडेंशियल वो रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, सीक्रेसी मेंटेन होती है यहाँ पे। ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं और लिमिटेशंस में मैंने अभी इसमें लिमिटेशंस कुछ मेंशन की हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के। तो पहला ड्रॉबैक क्या है कि जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है। तो अगर बिजनेस के एसेट्स सफिशिएंट नहीं है डेप्ट को पे करने के लिए तो पार्टनर्स को पर्सनल एसेट्स सोल्ड ऑफ करके सारी लाइबिलिटी या डेप्ट रीपे करना पड़ेगा, उसके लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ठीक है। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स। ठीक है। यहाँ पे पार्टनर्स पे रेस्ट्रिक्शन होता है कि 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन भी उसके अकॉर्डिंग ही होता है, तो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स में ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं जिनके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, तो उनका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है जिस वजह से डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। मैंने बताया कि अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में बिजनेस जो है क्लोज हो जाता है। ठीक है। However, the remaining partners can enter into fresh agreement and continue to run the business. ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो दोबारा से एक फ्रेश एग्रीमेंट साइन करके फिर बिजनेस रन कर सकते हैं, मगर अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस जो है क्लोज हो जाता है। ठीक है। फिर लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, ये क्यों होता है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को किसी भी तरीके का रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट नहीं करनी होती है पब्लिक को, तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक टू असरटेन द फाइनेंशियल स्टेटस। इसीलिए कोई भी अगर पब्लिक का मेंबर है तो वो उसको फर्म के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में एग्जैक्ट ट्रू कंडीशन नहीं पता होती कि क्या कंडीशन है। तो इस केस में यहाँ पे पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। ठीक है। Now, the next topic that we will discuss here is about the types of partner. Now, this is a very important point of this topic कि partners कितने types के होते हैं। तो यहाँ पे हमने mention किए हैं active, sleeping और dormant partner, secret partner, nominal partner and partner by estoppel and partner by holding out. तो ये different types of partner हैं जो हम लोग आज study करेंगे। ठीक है। इसी को मैंने यहाँ पे चार्ट के tabular form में इसको बताया है। तो these are the types of partners and we will discuss one by one. First one is active partner. एक्टिव पार्टनर क्या होता है? एक्टिव पार्टनर इज वन हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल। ठीक है। तो एक्टिव पार्टनर कौन होता है? जो कैपिटल बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है और बिजनेस को मैनेज करने में पार्टिसिपेट करता है और प्रॉफिट और लॉस में शेयरिंग करता है और एंड ही इज लायबल टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंस। ठीक है। मतलब अगर कोई फर्म, अगर बिजनेस फर्म ने किसी भी क्रेडिटर से पैसा लिया हुआ है तो उसके लिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, उसके लिए सारे ही पार्टनर्स लाइबल होता, सॉरी, एक्टिव पार्टनर लाइबल होता है। ठीक है। तो एक्टिव पार्टनर कौन होता है? जो बिजनेस के मैनेजमेंट में, बिजनेस की एक्टिविटीज को मैनेज करने में एक्टिव पार्टिसिपेट करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट और लॉस में शेयरिंग करता है और जितना भी डेप्ट अमाउंट है उसके लिए वो लाइबल होता है अनलिमिटेड अमाउंट तक। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। और स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? कि पार्टनर जो डे टू डे एक्टिविटीज में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करता है, वो स्लीपिंग और उनको डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं। ठीक है। बट वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और प्रॉफिट लॉस में भी शेयरिंग करते हैं और उनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, मगर वो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बेसिस पे हमने उनको डिस्टिंग्विश किया है। थर्ड है सीक्रेट पार्टनर। ठीक है। सीक्रेट पार्टनर कौन होता है? कि इज वन हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक। ठीक है। तो सीक्रेट पार्टनर वो होता है जिसका फर्म से जो एसोसिएटेड होता है, ठीक है, मगर वो जनरल पब्लिक के लिए अननोन होता है। ठीक है। तो अदर देन डिस्टिंक्टिव फीचर इन ऑल अदर रेस्पेक्ट ही इज लाइक द रेस्ट ऑफ द पार्टनर। ठीक है। तो अदर एस्पेक्ट्स में वो बाकी पार्टनर्स की तरह ही होता है, मगर जनरल पब्लिक के लिए वो अननोन होता है। ठीक है। तो ही कंट्रीब्यूट्स टू द कैपिटल, वो कैपिटल में भी कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस को स्टार्टअप में और मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है, शेयरिंग, प्रॉफिट लॉसेस शेयरिंग में भी पार्टिसिपेट करता है और लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। मगर जो उसका मगर वो पार्टनर है एग्जैक्टली ये जनरल पब्लिक को नहीं पता होता है। ठीक है। तो इस फीचर की वजह से उसको सीक्रेट पार्टनर कैटेगराइज किया गया। नेक्स्ट वन इज नॉमिनल पार्टनर। और नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? कि हु अलाउज द यूज ऑफ हिज हर नेम बाय द फर्म, जो अलाउ करता है फर्म को कि वो उसका नेम यूज कर सकता है। मगर वो जो नॉमिनल पार्टनर होता है वो उसका नेम जो है फर्म यूज कर सकता है, मगर ना ही वो कैपिटल में कंट्रीब्यूट नहीं करता है और ना ही वो बिजनेस की एक्टिविटीज में
पार्टिसिपेट करता है, और प्रॉफिट लॉसेस शेयरिंग में भी नहीं शेयर करता है, मगर बट इज लाइबल लाइक अदर पार्टनर्स टू द थर्ड। और अगर किसी से लोन वगैरह ले रखा है तो उसके लिए लाइबल होता है, बट बाकी एक्टिविटीज में नो पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो इसको हम नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। तो नॉमिनल पार्टनर वो होता है जिसका नेम जो है फर्म यूज करती है, मगर वो कैपिटल कंट्रीब्यूट भी नहीं करता है और ना ही वो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, बट ही इज लाइबल ओनली फॉर द डेब्ट्स, फॉर द रीपेमेंट ऑफ बिजनेस डेब्ट्स। तो फर्म के डेब्ट्स को रीपेमेंट के लिए वो लाइबल होता है। देन नेक्स्ट वन इज पार्टनर बाय स्टॉपल। ठीक है, तो पार्टनर बाय स्टॉपल क्या होता है कि अ पार्टनर इज कंसिडर्ड अ पार्टनर बाय स्टॉपल इफ थ्रू हिज हर ओन इनिशिएटिव कंडक्ट और बिहेवियर ही गिव्स इंप्रेशन टू अदर्स दैट ही इज द पार्टनर। मतलब पार्टनर बाय स्टॉपल क्या होता है कि जो अपने बिहेवियर से या अपने कंडक्ट से या अपने इनिशिएटिव से एक इंप्रेशन देता है अदर पर्सन्स को कि वो एक फर्म का वो उसका स्पेसिफिक फर्म का पार्टनर है, बट सच पार्टनर्स आर हेल्ड लायबल फॉर द, और वो फर्म के डेब्ट्स के लिए भी लायबल होता है। ठीक है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के लिए पार्टनर है, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए वो ऐसे बिहेव करता है कि ही इज द पार्टनर, तो वो फर्म्स के डेब्ट को पे करने के लिए भी लायबल होता है। और मगर वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता है और ना ही बिजनेस के मैनेजमेंट एक्टिविटीज में एक्टिव पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, मगर वो फर्म की लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए लाइबल होता है, इज रिस्पॉन्सिबल। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है, इज अ पर्सन हु दो इज नॉट अ पार्टनर बट नोइंगली हिमसेल्फ अलाउज हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड। होल्डिंग आउट में क्या होता है कि पार्टनर जो होता है वो ये वो पार्टनर होता है जो फर्म का पार्टनर नहीं होता है, मगर वो जानते हुए भी अलाउ करता है खुद को फर्म का पार्टनर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देता है कि वो मतलब नोइंगली वो जानते हुए भी कि वो पार्टनर नहीं है, मगर वो फिर भी जो है अलाउ करता है कि वो एक फर्म का पार्टनर है। तो सच इसलिए क्या होता है कि जो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होता है इज लायबल फॉर द रिपेमेंट ऑफ डेब्ट्स। ठीक है, क्योंकि आउटसाइडर्स के लिए वो पार्टनर है, तो इसलिए वो लायबल होता है कि उसको डेब्ट पे करना ही करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को नोइंगली जो है रिप्रेजेंट किया है कि वो एक पार्टनर है, बट एग्जैक्टली में वो ना ही जो है एग्जैक्टली में मतलब उसने अलाउ किया है कि वो पार्टनर है, इसलिए उसको जो है क्रेडिट जितना भी डेप्ट है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो दिस इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो जो भी चीज़ें अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जितने भी टाइप्स को पढ़ा है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके रखा है बाय टाइप। टाइप में एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट एंड नॉमिनल एंड पार्टनर बाय स्टॉपल है। ठीक है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस में दिया हुआ है कि एक्टिव पार्टनर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल, स्लीपिंग भी करता है, सीक्रेट भी करता है। ठीक है, नॉमिनल पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता है और पार्टनर बाय स्टॉपल भी नहीं करता है। मैनेजमेंट, एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में, स्लीपिंग नहीं करता है। सीक्रेट पार्टनर पार्टिसिपेट करता है मगर सीक्रेटली करता है। और नॉमिनल डज नॉट पार्टिसिपेट एंड पार्टनर बाय स्टॉपल आल्सो डज नॉट पार्टिसिपेट। देन कमिंग ऑन टू शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव पार्टनर जो है शेयर करता है, स्लीपिंग ऑल्सो, सीक्रेट ऑल्सो। ठीक है, नॉमिनल पार्टनर डज नॉट शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड पार्टनर बाय स्टॉपल ऑल्सो। देन कमिंग ऑन टू लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स जो भी डेप्ट जो भी अमाउंट बोरो किया है उसको जब रीपे करना होता था तो उसके लिए वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, लाइबल है। ठीक है, डेप्ट के रीपेमेंट के लिए। तो एक्टिव पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है, स्लीपिंग की भी होती है अनलिमिटेड एंड अदर पार्टनर्स ऑल्सो। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन मैंने दिया हुआ है कि पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में ही डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल। ठीक है, और नोइंगली ही अलाउज हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज पार्टनर। तो यहाँ पे ठीक है, मैनेजमेंट में दिया डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड डज नॉट शेयर प्रॉफिट एंड हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। तो ये हम लोगों ने अभी इसको पढ़ लिया। ठीक है, स्टॉपल एंड होल्डिंग आउट। Now the next topic that we will discuss here is about minor as a partner. ठीक है, अब माइनर का मतलब क्या होता है कि अगर पार्टनर में हम लोगों ने अभी पढ़ा फीचर्स में कि मिनिमम पार्टनर्स जो होते हैं वो 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। ठीक है, तो माइनर में क्या होता है कि अगर कोई भी सपोज अगर लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज है तो वो पार्टनर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इससे रिलेटेड एक लॉ है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। तो उसके बारे में दिया हुआ है कि पार्टनरशिप इज यू कैन सी इन द स्लाइड कि पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन द लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पर्सन्स who agree to share the profit and loss. ठीक है, एज सच अ माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो माइनर होता है वो माइनर पार्टनर होता है वो इनकॉम्पिटेंट होता है। ठीक है, बट ही कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, ही कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट
इज एन इनकम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विद अदर्स। ठीक है, तो जो माइनर होता है वो इनकम्पिटेंट होता है, मतलब क्योंकि उसकी एज कम होती है, लेस देन 18 होता है, तो ही कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि उसको हम फर्म का पार्टनर नहीं मानते हैं। ही कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन एनी फर्म। ठीक है, सो ही कैन बी एडवर्टेड टू द बेनिफिट्स ऑफ फर्म। अगर बट जो भी माइनर पार्टनर होता है उसको फर्म के बेनिफिट्स मिल सकते हैं, मगर तभी मिल सकते हैं जब बाकी अदर पार्टनर्स का म्यूचुअल कंसेंट हो। मगर माइनर को हम फर्म का पार्टनर नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम जो है म्यूचुअल कंसेंट से माइनर को फर्म के बेनिफिट्स में अलाउ करते हैं, तो इस केस में लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, द लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। ठीक है, तो उस केस में अगर हम इसको अलाउ करते हैं तो वहाँ पे उसकी लाइबिलिटी जो होगी माइनर पार्टनर की, वो जितना भी वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, मगर वो ना ही बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, और अ माइनर कैन शेयर ओनली प्रॉफिट्स, और लॉसेस में वो लॉसेस बेयर नहीं करने करेगा। ठीक है, सिर्फ वो प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। एंड इफ ही विशेस ही कैन इंस्पेक्ट द अकाउंट्स आल्सो। ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं कि अगर माइनर, वैसे तो माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन एनी फर्म, मगर अगर म्यूचुअल कंसेंट से अगर माइनर को फर्म के बेनिफिट्स में अलाउ किया जाता है तो उस केस में क्या क्या प्रोविजंस है, उसमें प्रोविजंस यही है कि उस केस में जितना वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके लिए वो लाइबल होगा। ठीक है, मगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा मैनेजमेंट में और ना ही प्रॉफिट शेयर करेगा। बट सॉरी, ही कैन शेयर प्रॉफिट्स, उस केस में वो प्रॉफिट शेयर करेगा मगर लॉसेस बेयर नहीं करेगा। ठीक है, और अब ये माइनर का स्टेटस चेंज भी हो सकता है जब वो मेजोरिटी की एज अटेन करेगा, मतलब 18 या 18 ईयर्स से ज़्यादा होगा। ठीक है, मेजोरिटी एज में अगर माइनर हैज़ टू डिसाइड, माइनर डिसाइड कर सकता है कि वो पार्टनर रहना चाहता है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए अगर वो पार्टनर रहना चाहता है तो उसके लिए उसको पब्लिक नोटिस देना होगा, और जैसे ही वो मेचोरिटी एज अटेन करता है उसके 6 मंथ्स के अंदर। ठीक है, और अगर 6 मंथ के अंदर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है तो उसको एक फुल फ्लेज्ड पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाएगा, और वो फिर फर्म के डेप्ट के लिए लाइबल होगा, जितना अनलिमिटेड अमाउंट तक। ठीक है, जैसे बाकी पार्टनर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रोविजंस हैं जो माइनर पार्टनर के दिए हुए हैं, तो ये प्रोविजंस हमें इसमें इंक्लूड करने हैं। सो So these were the topics that I have discussed here. ठीक है, तो once again I would like to conclude the whole presentation. So today we have discussed about the partnership. ठीक है, and the features of partnership. Partnership means the relation between persons. ठीक है, minimum 2 partners start कर सकते हैं and maximum 50. and these were the merits and demerits and types of partners हम लोगों ने study किए हैं: active partner, sleeping, secret, nominal, पार्टनर बाय स्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। उसके बाद हम लोगों ने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उसको डिस्कस किया। ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होता है, मैनेजमेंट कितना होता है, मैनेजमेंट में कितना पार्टिसिपेशन है, और प्रॉफिट शेयरिंग में कितना शेयरिंग है, लिमिटेड लायबिलिटी की लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, उसके बेसिस पे हमने उसको डिस्टिंग्विश किया। फिर हम लोगों ने स्टडी किया कि अगर माइनर को पार्टनर की तरह ट्रीट किया जा रहा है तो इस केस में क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।